हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर एसे जिसका टाइटल है द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, और इसको लिखा गया है सीएम जोत के द्वारा। ये क्लास हमारी जीएसएससी सीजीएल और झारखंड जूनियर शिक्षक भर्ती पेपर 2 एंड पेपर 4 के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको दोनों कोर्सेज अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, क्योंकि हो सकता है ऐसे से क्वेश्चन ना आए, डायरेक्टली राइटर बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाए। उसके बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरे ऐसे को लाइन टू लाइन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द नेम, फुल नेम ऑफ सीएम जोत, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीएम जोत का पूरा नेम क्या है, ठीक है ना। तो कायरल एडविन मिचिंसन जोत, ये इनका पूरा नेम है, जिनको हम सीएम जोत के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, ठीक है ना, ब्रिटिश फिलोसोफर एंड पॉपुलर राइटर हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बोथ फिलोसॉफी एंड लिटरेचर। यानी कि ये एक फिलोसोफर भी थे और ये राइटर भी थे जिन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखे हैं। इनमें से एक आपका आज ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी, यानी कि आपके जो मॉडर्न राइटर आपको ये याद रखना है। ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 12, 1891 इन दोहरम, इंग्लैंड, एंड डेड ऑन अप्रैल 9, 1953। आपको याद रखना है, ये बेसिक सी जानकारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इसको पॉइंट वाइज चलेंगे, थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में आपका एससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएम जोट्स लिटरेरी कैरियर वाज मार्क्ड बाय हिज एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। मतलब हमारा ये है कि जो फिलोसॉफी के कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, बेसिकली हम फिलोसॉफी को बहुत आसान भाषा में नहीं समझ पाते। उसमें जो दर्शन शास्त्र होता है उसको हम समझ नहीं पाते। तो सीएम जोत ने क्या किया, उस फिलोसफी को बहुत ही जनरल वे में लोगों के सामने एक्सप्रेस किया, जिससे लोग उसको आसानी से एक्सेस कर पाए, ठीक है। एंड ही इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन पॉपुलराइजिंग फिलोसफी थ्रू वेरियस मीडियाज। अब इन्होंने इसको एक्सेसिबल तो बनाया ही, साथ में इसको पॉपुलर भी किया फिलोसफी को। किसके माध्यम से? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज, ठीक है ना, पार्टिकुलरली रेडियो के माध्यम से इन्होंने फिलोसफी को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया, रेडियो, टेलीविजन। लेकिन ये सब कुछ जो किया था इन्होंने, ये उससे पहले किया था जब इनकी जिंदगी में एक स्कैंडल नहीं हुआ था। और स्कैंडल क्या था कि ये ट्रेन, यानी ट्रेन में एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी जिसमें इनको बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा गया था 1948 में। उसके बाद में इनकी जो पॉपुलरिटी थी, ये यानी जो भी फेम था, वो जितनी जल्दी बढ़ा था उतनी जल्दी ही वो खत्म भी होने लगा था, ठीक है। ही अपीयर्ड ऑन द ब्रिटिश ट्रस्ट। द ब्रिटिश ट्रस्ट ये क्या चीज है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय पर बीबीसी रेडियो पर जो द ब्रिटिश ट्रस्ट नाम का एक शो होता था। जैसे कि आजकल डिबेट होती है ना न्यूज चैनल पे, उस तरीके की डिबेट होती थी। तो इस डिबेट वाले इस प्रोग्राम में इनको शामिल किया गया था बीबीसी रेडियो की तरफ से, ठीक है ना। वार टाइम डिस्कशन प्रोग्राम था ये, याद रखना इसको। तो इसमें इनको शामिल किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ही वाज कॉट अनपेड ट्रेन फेयर इन 1948। ये सब इससे पहले की बात है। जब ये इंसिडेंट हुई उसके बाद में सब कुछ बदल गया। तो लिखा है, जोर्ड वंस बूस्टेड इन प्रिंट। उन्होंने एक बार लिखा था, आई चीट द रेलवे कंपनी वेन एवर आई कैन, यानी कि मैंने रेलवे कंपनी को चीट किया है जब कभी मुझे मौका मिला था, ठीक है। ये इंसिडेंट क्या है इसको आप समझ लीजिए। तो अप्रैल 1948, 12 अप्रैल 1948, सीएम जोत वाज कॉट ट्रेवलिंग ऑन अ वाटरलू टू एक्स्टर ट्रेन विदाउट अ वैलिड टिकट, ठीक है ना, बिना टिकट के पकड़े गए थे। When he failed to give a satisfactory explanation, he was convicted to fair dodging and fine 2 pound, ठीक है ना, 2 pound की उनको फाइन लगाई गई थी। जब उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था
तो उनको मुजरिम घोषित किया गया और उनको 2 पॉइंट की सजा दी गई। दिस मेड फ्रंट पेज हेडलाइंस। अब इतना बड़ा फिलोसोफर, इतना बड़ा राइटर जो बीबीसी रेडियो पे चल रहा हो, ठीक है ना, वार टाइम डिस्कशन में डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, अचानक बिना टिकट के पकड़ा जाएगा तो बवाल तो वैसे ही हो जाएगा। उसका जो भी फेम था वो एकदम खत्म हो गया, मतलब बदनाम हो गया वो। दिस मेड फ्रंट पेज हेडलाइन इन द नेशनल न्यूज़पेपर, destroy his hopes of peerage and resulted in his dismissal from the BBC। और इसके कारण उसे डिबेट से भी उसको डिसमिस कर दिया गया बीबीसी की तरफ से, जहां पर रेडियो में वो डिबेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो द ह्यूमिलिएशन ऑफ दिस हैड अ सीवियर इफेक्ट ऑन जॉर्ज हेल्थ। अब ये इतनी बड़ी बात थी, ये शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी कि उनकी हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य था वो भी इस सदमे के कारण गिरने लगा, तबीयत खराब होने लगी। एंड ही शूड बिकम कॉन्फाइंड टू बेड। उसके बाद में तो उन्होंने अपना बिस्तर पकड़ लिया एट हिज होम इन हेम्पस्टीड। सीएम जो द रिनाउंस हिज एग्नोस्टिसिज्म। अब देखिए, इससे पहले वो इस तरीके के फिलोसोफर थे, उनका मानना ये था कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग्स। किसी तरीके की चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट ही रिटर्नेड टू द क्रिश्चियनिटी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। मतलब उन्हें भगवान में भरोसा हो गया। एंड विच ही डिटेल्ड इन हिज बुक द रिकवरी ऑफ बिलीफ। और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक बुक है फिलोसॉफिकल टाइप की, द रिकवरी ऑफ बिलीफ, जिसको 1952 में पब्लिश किया था। इसमें इसका उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द बेड कन्फाइनिंग following his dismissal from the BBC in 1948, George developed terminal cancer। इसके बाद में वो कैंसर पीड़ित हो गए, ठीक है, उन्हें कैंसर हो गया। एंड ही died on 9 अप्रैल 1953। 9 अप्रैल 1953 को उनके घर पर ही उनकी डेथ हो गई हेम्पस्टीड में। और उनका जो बरियल था वो सेंट जॉन्स एट हेम्पस्टीड चर्च में किया गया था, लंदन में। ये कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स है जिनको आप लोग लर्न कर लीजिए। वैसे इन्होंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल वर्क, बहुत सारे एसेज लिखे हैं, बट उनमें से कुछ फ्यूज है जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो इनके वर्क्स की बहुत बड़ी टाइमलाइन है। सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क्स, एसेज इन कॉमन सेंस फिलोसॉफी, ठीक है ना, ज्यादातर इन्होंने फिलोसॉफी पे ही लिखा है। ये 1919 में पब्लिश किया गया था। सेकेंड एडिशन 1933 में आया था इसका, ठीक है। कॉमन सेंस एथिक्स, ये भी फिलोसॉफिकल वर्क है, ये बुक है, ठीक है ना, ये भी फिलोसॉफिकल बुक है, ये भी फिलोसॉफिकल बुक है। 1921 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, कॉमन सेंस थियोलॉजी, ये 1922 में पब्लिश की गई बुक है। द हाइब्रोस अ नोवेल, ये इनका एक नोवेल है, यानी क्या है, ये फिक्शनल वर्क है। इसको नोवेल्स ऑफ टुडे के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिश किया गया था इसको 1922 में। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी एक फिलोसॉफिकल वर्क है, ऐसे टाइप में वर्क है ये ज्यादातर है, ठीक है ना, केवल इसको छोड़ के। 1931 पहला एडिशन, सेकंड 1936 में। द स्टोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1936 में पब्लिश की गई थी ये बुक। एंड गॉड एंड इविल 1942 और पीसेस ऑफ माइंड 1942। इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिलोसॉफी 1946 में। इसके बाद में जिस किताब के बारे में हमने चर्चा की थी, द रिकवरी ऑफ बिलीफ, रिस्टेटमेंट ऑफ क्रिश्चियन फिलोसॉफी, ये पब्लिश की गई थी 1952 में। इसको पब्लिश, इसमें उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से और एक आस्तिक बन गए थे। पहले नास्तिक थे, उसके बाद में वो आस्तिक बन गए थे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं कहां पर, हमारा जो एस्से है, जिस एस्से को हम डिस्कस करने के लिए यहां पर आए, उस एस्से को हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा जो एस्से है उसकी तरफ। जस्ट मिनट, ठीक है, कहाँ है एस्से, ये रहा हमारा एस्से है, द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, ठीक है। इसको डिटेल में चलेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा जिससे कि आप लोग वर्ड टू वर्ड इसको समझ पाए, ठीक है ना। इसका जो टाइटल है, द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, जैसा कि टाइटल से हमें पता पड़ रहा है, टाइटल का मतलब है कि आज की जो सभ्यता है वो क्या है। आज की सभ्यता को उन्होंने एप्रिसिएट किया है, ठीक है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन की मेरिट और डीमेरिट, इसकी जो खामियां हैं और इसकी जो अच्छाइयां हैं,
इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, पिछली सभ्यताओं में क्या मतलब खराबी थी, क्या डिमेरिट्स थे उनकी, उनकी कंपैरिजन में आज की जो सिविलाइजेशन है वो कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। इस सिविलाइजेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का सीईएम जोध ने इस एसे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर ऑर्डर एंड सेफ्टी। फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, फोरमोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऑर्डर एंड सेफ्टी। मतलब ऑर्डर एंड सेफ्टी का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर कायदे कानून हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कायदे कानून का होना। ठीक है ना, कायदे कानून का होना। इफ टुडे आई हैव अ क्वेरल विद अनदर मैन, और इस चीज को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्यों जरूरी है कायदे कानून का होना, सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इफ टुडे आई हैव अ क्वेरल विद अनदर मैन, अगर आज मेरा किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, I do not get beaten merely because I am physically weaker and he can knock me down। तो वो बताते हैं कि अगर आज की डेट में मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो मैं महज सिर्फ इस बात के लिए मार नहीं खाता कि मैं कमजोर हूं, यानी इस बात के लिए महज मैं मार नहीं खा सकता कि मैं कमजोर हूं, सामने वाला बहुत ताकतवर है इसलिए वो मुझे मार सकता है। इसके बहुत सारे उपाय हैं इसलिए मैं मार नहीं खा सकता। ठीक है ना, पहले क्या होता था वो बताते हैं, यहाँ पे एक तंज सा कथन है कि पहले क्या होता था, पहले कोई भी व्यक्ति इसलिए मार खा लेता था बहस कि वो फिजिकली वीकर था, दूसरा वाला ताकतवर होता था। तो आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। आई गो टू लॉ, मैं कहा जाता हूं लॉ, लॉ का मतलब कानून व्यवस्था के पास में, एंड द लॉ विल डिसाइड एज फेयरली एज इट कैन बिटवीन द टू ऑफ अस, और जो कानून है वही इस चीज का निर्णय करेगा, बड़े ही अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है ना, जस्टिफाइज वे में करेगा, जो सही होगा कि कौन गलत है कौन सही है, किसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, दस इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट। जहां पर जो सीएम जोध हैं, जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से जो डिस्प्यूट्स है व्यक्तियों के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में जो डिस्प्यूट पहले हुआ करती थी उसमें क्या था, माइट इज राइट। ठीक है ना, माइट इज राइट, जिसकी ताकत है वही सही है। लेकिन आज के दौर में क्या है, जो राइट है वही सही है, मतलब ताकत की जगह किसने ले ली है, अधिकारों ने ले ली है, और ये अधिकार हमें कौन देता है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर एंड सेफ्टी। तो मोर ओवर द लॉ प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रॉबरी। आगे वो बताते हैं कि इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, ये जो लॉ है, ये जो कानून है, कानून व्यवस्था है, ये मुझको रॉबरी से बचाती है, वायलेंस यानी कि हिंसा से बचाती है। नोबडी मे कम एंड ब्रेक इनटू माई हाउस, अब कोई व्यक्ति मेरे घर में डाका नहीं डाल सकता। स्टील माई गुड्स और रन ऑफ विद माई चिल्ड्रन, न तो कोई मेरा सामान चुरा कर भाग सकता है और ना मेरे बच्चों को लेकर भाग सकता है, मतलब बच्चों को अगवा कर सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर बर्गल्स, हाँ चोर हैं, वो बोलते हैं हाँ चोर हैं, कुछ लोग हैं जो मक्कार हैं, बट दे आर वेरी रेयर, लेकिन अब वे लोग बहुत कम मिलते हैं, अब वो लोग बहुत कम मिलते हैं। एंड द लॉ पनिशेस देम व्हेनेवर इट कैचेस देम, और अगर हैं भी तो जब कभी भी वो पकड़े जाते हैं, जब कभी हत्थे चढ़ जाते हैं कानून व्यवस्था के, तो कानून उनको सजा भी देता है। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रिसिएशन किया है आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने यहाँ पर मेरिट, डीमेरिट, एप्रिसिएशन, ये सारी चीजें करी हैं। आज की सिविलाइजेशन को आगाह भी किया है कि आगे अगर भविष्य में ये कंटिन्यू करना है, सिविलाइजेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए। आगे वो बोलते हैं इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स, कहते हैं अब हमें ये समझना काफी मुश्किल है कि सेफ्टी का मतलब क्या है, ये जो सुरक्षा है, सुरक्षा कहां तक है, कितनी हो सकती है। तो विदाउट सेफ्टी दोज हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड व्हिच मेक अप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन। वो कहते हैं कि ये जो डिफिकल्टी है, कि ये जो सेफ्टी है, इसका क्या मतलब है, कितनी हो सकती है, इससे कितने फायदे हैं। तो वो फायदे बताते हैं क्या, कि बिना सेफ्टी के जो हायर एक्टिविटीज हैं, बड़े बड़े जो काम हैं, बड़े बड़े जो निर्णय हैं, जो मानवता के लिए लिए गए हैं, मनुष्य ने लिए हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये सिविलाइजेशन, एक समूह यानी कि एक सभ्य समाज का निर्माण, ये कभी नहीं हो पाता।
ये कभी नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कभी मुमकिन नहीं था बिना सेफ्टी के, बिना सुरक्षा के। द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, जो इन्वेंटर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो खोज करते हैं, आविष्कारक हैं, वो आविष्कार नहीं कर पाते अगर सुरक्षा नहीं होती तो। साइंटिस्ट फाइंड आउट और द आर्टिस्ट मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, साइंटिस्ट खोज नहीं कर पाते, इन्वेंटर इन्वेंट नहीं कर पाते, मतलब दोनों का सेम ही, मतलब अपने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाता। आर्टिस्ट ब्यूटीफुल चीजों का निर्माण नहीं कर पाता, ब्यूटीफुल चीजें नहीं बना पाता, ठीक है ना, कब, अगर सुरक्षा नहीं होती तब। Hence, order and safety, although they are not themselves civilization. यहाँ पर सीएम जोत कहते हैं कि भले ही हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर एंड सेफ्टी है उसका मतलब अपने आप में सिविलाइजेशन नहीं है, कि ऑर्डर एंड सेफ्टी ही अपने आप में सिविलाइजेशन है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि आर थिंग्स विदाउट विच सिविलाइजेशन वुड बी इम्पॉसिबल, कि ये वह चीज है, ये वो बातें हैं जिनके बिना सिविलाइजेशन का होना इम्पॉसिबल है, यानी बिना ऑर्डर एंड सेफ्टी के कोई भी सभ्य समाज बन नहीं सकता, ठीक है ना, कोई भी सभ्य समाज बन नहीं सकता। दे आर एज नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और ये जो ऑर्डर एंड सेफ्टी जो है ये उतने ही महत्वपूर्ण है हमारे इस सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है ना, इस सभ्यता के लिए, जितना कि वह हवा, जिस हवा में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह हवा हमारे लिए, जीवन के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये ऑर्डर एंड सेफ्टी है हमारी इस सभ्यता के लिए, ठीक है ना। एंड वी हैव ग्रोन सो यूज्ड टू देम, और हमें इन सारी चीजों की इतनी ज्यादा लत लग गई है, यानी हमने इनको इतना ज्यादा उपयोग में लिया है, दैट वी डोंट नोटिस देम एनी मोर देन वी नोटिस द एयर, हम उनको इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देते, हम उनकी तरफ इतना नहीं देखते, इसकी तरफ, ऑर्डर एंड सेफ्टी की तरफ, जितना कि हम हवा के बारे में सोचते हैं, एयर के बारे में सोचते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बात है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ऑर्डर एंड सेफ्टी हमको इतनी मिल गई है, इतनी मिल गई है, हम इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। अब हम इसके बारे में सोचते नहीं है कि ऑर्डर एंड सेफ्टी का मतलब क्या है, हम सिर्फ जीने के बारे में सोचते हैं कि जीना कैसे, खाना क्या है, पीना क्या है, बाकी सब कुछ से मतलब नहीं। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से अगर हम कहें, फॉर ऑल दैट दे आर बोथ न्यू थिंग्स एंड रेयर थिंग, तो इस तरीके से ये नई चीज भी है और कैसी चीज है, और रेयर चीज भी है, मतलब नई भी है और रेयर भी है। क्यों, ऊपर बता दिया ना कि ये इतनी ज्यादा मिली है कि हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं और इसके बारे में सोचते नहीं है कि इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये हमेशा कैसे रहनी चाहिए, इसको हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बस खाने पीने के बारे में, एयर के बारे में सोचते रहते हैं। आगे बताते हैं कि ये जो चीजें हैं ऑर्डर एंड सेफ्टी, ये नई भी हैं और यूनिक भी हैं, एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड अंडर रोमन एम्पायर। वो बताते हैं कि बस रोमन एम्पायर के अंतर्गत, रोमन साम्राज्य के दौरान बस कुछ पीरियड, यानी कुछ समय अवधि के अंतर्गत क्या था, रोमन एम्पायर के अंतर्गत कुछ समय अवधि को अगर छोड़ दिया जाए तो देयर हैव बीन ऑर्डर एंड सेफ्टी, तो हमेशा से ऑर्डर एंड सेफ्टी रहा है। कब, इन यूरोप ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर्स, यूरोप में सिर्फ 200 साल पहले क्या रहा है, ऑर्डर एंड सेफ्टी काबिज रहा है। आगे वो बताते हैं, बट देयर हैव बीन टू रिवॉल्यूशन, लेकिन इन 200 सालों में दो बड़ी बड़ी क्रांतियां भी हो चुकी हैं और अ ग्रेट मैनी वॉर्स, और बहुत बड़े बड़े युद्ध भी लड़े जा चुके हैं। Thus, it is a great achievement of our civilization, लेकिन आज की हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इसका एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। क्या, कि टुडे सिविलाइज्ड मैन शुड इन देयर ऑर्डिनरी डेली लाइफ्स बी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंस, कि यूरोप में क्या था, रोमन एम्पायर में क्या था, रोमन एम्पायर के कुछ डेकेड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पिछले 200 सालों में काफी ऑर्डर एंड सेफ्टी दी गई है, लेकिन उन 200 सालों में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, बड़े बड़े 2 रिवॉल्यूशन बताए जा रहे हैं और बहुत सारे बैटल हुए, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है कि लोग इसमें प्रैक्टिकली फियर और वायलेंस से बिल्कुल मुक्त हैं, उनको अब डर और जो आतंक है उसका सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
आगे CEM जो लिखते हैं कि दे आर ऑल्सो लार्जली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ पेन। ये जो लोग हैं आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन के, ये फियर ऑफ पेन यानी कि जो दर्द का भय होता है, जैसे चोट लग जाए तो दर्द होता है, चाकू लग जाए तो दर्द होता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो जाए तो दर्द होता है, तो उस दर्द से भी मुक्त हो गए हैं। हमारा जो सिविलाइज्ड समाज है, सिविलाइज सोसाइटी है, ये जो सिविलाइजेशन है, इसमें लोग दर्द से भी डरते नहीं है, दर्द से भी फ्री हो गए हैं। दे स्टिल फील इल, आज भले ही वो बीमारी महसूस करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बट सिंस द यूज ऑफ एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जो बेहोश करने वाली जो दवाइयां होती हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हम ऑपरेशन के समय जो डॉक्टर हमें लगा देता है इंजेक्शन, जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारी जो नर्व्स है वो बंद हो जाती है, मतलब हम एक तरीके से कोमा में चले जाते हैं। सिंस द यूज ऑफ एनेस्थेटिक्स बिकम कॉमन, जब से एनेस्थीसिया का जो यूज है वो कॉमन हो गया है, इलनेस नो लॉन्गर द टेरिबल थिंग, ठीक है ना, जो बीमारी है वो अब भयानक नहीं लगती, उससे किसी को डर नहीं लगता। इट यूज टू बी, क्योंकि पहले इससे डर लगा करता था। एंड पीपल आर इल मच लेस ऑफन, पीपल आर इल मच लेस ऑफन, और लोग जितने पहले बीमार पड़ा करते थे उतने आज बीमार भी नहीं पड़ते, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक आ गई है, मेडिसिन आ गई है, और इन सारी चीजों का जो आविष्कार है वो हो चुका है, जिसके कारण लोग अब बीमार भी कम पड़ते हैं। बट टू बी हेल्दी इज नॉट टू बी सिविलाइज्ड, लेकिन यहाँ पर CEM जोत कहते हैं कि स्वस्थ होना ही सिविलाइज्ड थोड़े ही है। सेवेज पीपल ऑफन हेल्दी, और जो असभ्य लोग थे, यानी कि जिनकी सभ्यता डेवलप नहीं थी, वे लोग तो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते थे, उन्हें तो किसी चीज की चिंता ही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा स्वस्थ थे। तो क्या वो सिविलाइज थे? नहीं, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य का संबंध सिविलाइजेशन से नहीं बता रहे वो, लेकिन वो आगे कहते हैं एल्दो नॉट शो ऑफन एज, लेकिन भले ही ऐसा जैसा हमेशा से सपोज नहीं किया गया, ज्यादा नहीं सोचा करते जिस चीज के बारे में, वैसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि अनलेस यू हैव अ गुड हेल्थ, यदि तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, यू कांट एंजॉय एनीथिंग, तुम किसी भी चीज का फायदा नहीं उठा सकते, किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, ठीक है ना, और अचीव एनीथिंग, और न किसी चीज को हासिल कर सकते हो जिसे तुम चाहते हो। कब? अगर तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सही होने का मतलब सिविलाइज से नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो सेवेज होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल अनसिविलाइज पीपल जो होते हैं, उनका स्वास्थ्य भी हट्टा कट्टा होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो अनसिविलाइज होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो वो सिविलाइज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक तरफ ये कहा है कि भले ही चलो मान लिया जितना सपोज किया जा रहा नहीं, लेकिन जहां तक है वहां तक इतना जरूर है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जिंदगी में वो हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो, आप जिंदगी को जी नहीं सकते, आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो, ठीक है। देयर हैव, इट इज ट्रू, क्यों? अब आगे वो ये बोलते हैं लेकिन ऐसा भी है कि ये सत्य भी है, बीन ग्रेट मैन हु हैव बीन इनवैलिड, लेकिन ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे भी लोग हुए हैं जो इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब वीक थे, कमजोर थे, जिनको लोग इनवैलिड समझते थे, ठीक है ना, कि ये करने के लायक नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। बट देयर वर्क वाज, लेकिन उनके जो काम थे, उनका जो काम था जो उन्होंने किया, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए, डन इन स्पाइट ऑफ देयर हेल्थ, इल हेल्थ, उनके जो बीमार स्वास्थ्य था, यानी कि खराब हालत की अपेक्षा अगर देखा जाए तो उनके द्वारा जो किए गए काम थे वो बेटर थे। एंड गुड एज इट वाज, और इतने अच्छे थे जितने अच्छे ये किया जा सकता था, जितना अच्छा लोग दूसरों ने किया था उतना अच्छा उन्होंने किया था, भले ही उनका स्वास्थ्य खराब था। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि इट वुड हैव बीन बेटर, लेकिन ये और अच्छा कर सकते थे। दे वेल, अगर वे लोग कैसे होते? स्वस्थ होते तो, मतलब वो अस्वस्थ थे, इतने ठीक ठाक नहीं थे, स्वास्थ्य काफी अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ बेहतर काम किए। बट यहां पर कहते हैं कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होता तो शायद वो इससे और बेटर कर सकते थे। नॉट ओनली डू मैन एंड वुमन एंजॉय बेटर हेल्थ, सिर्फ आदमी और महिलाएं केवल बेटर हेल्थ का ही फायदा नहीं उठाते हैं, ठीक है ना, अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सिर्फ इसका स्वस्थ होने का ही फायदा नहीं उठाते, बट इसका एक और फायदा होता है अगर स्वस्थ होता है व्यक्ति तो,
दे लिव लॉन्गर देन दे एवर डिड बिफोर, वे उससे ज्यादा जी सकते हैं जिससे ज्यादा वे जिए हों, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स हों उनसे ज्यादा वो जी सकते हैं अगर वे स्वस्थ रहे हों तो। एंड दे हैव अ मच बेटर चांस ऑफ ग्रोइंग अप, और ग्रोइंग अप का मतलब प्रोग्रेस करने का एक बेहतर उनके पास चांस होता है अगर वे स्वस्थ रहते हैं तो। ठीक है, आगे थर्डली उन्होंने कहा है अवर सिविलाइजेशन इज मोर देन एनी दैट हैव गॉन बिफोर, हमारी जो सभ्यता है वो उन सभी सभ्यताओं से बहुत आगे है, बहुत अच्छी है जो अब तक गुजर चुकी हैं, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। दिस इज बिकॉज, और ऐसा क्यों है कि इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड। देखिए पॉइंट जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं यही क्वेश्चन बन के आएंगे, हमारी सभ्यता पहले की सभ्यताओं से बेहतर क्यों है। उसका स्पष्ट रीजन ये है कि इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो बहुत दूर तक फैल चुकी है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल चुकी है सभ्यता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन known to history came to an end because vigorous but uncivilized people broke in upon them and destroyed them। पुरानी जो सभ्यताएं थी वो खत्म हो गई क्योंकि एक दूसरी सभ्यता ने एक दूसरी सभ्यता को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है ना, जब भी किसी को ऐसा लगा कि इसको खत्म करना, उसको खत्म कर दिया, तो सभ्यताएं खत्म हो गई। नाउ व्हाट एवर द डेंजर्स, अब व्हाट एवर द डेंजर्स, खतरा चाहे कुछ भी हो, which threaten our civilization and they are many, it seems likely to escape this one। चाहे कोई भी खतरा हो लेकिन अब हमारी सभ्यता जो है इतनी डेवलप हो गई है कि यहां तक वो पहुंच नहीं सकता। पहले क्या था, प्रीवियस सिविलाइजेशन वर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड, पहले की जो सभ्यताएं थी वो कैसी थी, स्पेशलाइज्ड थी, ठीक है ना, सीमित थी। देवर लाइक ओशिश, ओशिश क्या होता है, रेगिस्तान में कोई छोटी सी जगह होती है जहां पर हल्का पूरा पानी आपको मिल जाता है, तो बहुत तेज दोपहरी चल रही तो अक्सर जो मुसाफिर होते हैं जब कभी भी वहां से गुजरा तो ओशिश में जाते, छोटा सा एक तालाब नुमा होता है जहां थोड़ा बहुत पानी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उन सभ्यताओं को जो पुरानी थी ओशिश बोला है। इन अ सराउंडिंग डिजर्ट ऑफ सेवेजरी सूनर और लेटर द डिजर्ट क्लोज, और ये सभी जानते हैं कि जब वो डिजर्ट में होने वाला एक ओशिश है तो डिजर्ट तो कभी ना कभी इधर से उधर होता ही है, आंधी तूफान आते हैं तो वो ओशिश खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या था, द ओशिश वाज नो मोर, ये जो सभ्यताओं का ओशिश था वो अब नहीं रहा, ये छोटी छोटी जो सभ्यताएं थी वो खत्म हो गई। बट टुडे इट इज द ओशिश विच इज स्प्रेडिंग ओवर द डिजर्ट, लेकिन आज का जो ओशिश है सभ्यता का वो क्या है, वो ऐसा है जो डेजर्ट में नहीं डेजर्ट के ऊपर बह रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। पहले क्या था, पहले ये ओशिश था, अब ये ओशिश है और ये डिजर्ट है, पहले ये डिजर्ट था और ये ओशिश था। तो अब हमारी जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं ने उस डिजर्ट के ऊपर कवर कर लिया है, जिससे डिजर्ट चाहे कुछ भी होता रहे हमारी सभ्यता विलुप्त नहीं हो रही है। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ फार फ्लंग थिंग, ठीक है ना, इट इज स्प्रेड ओवर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रेट पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सभी लोग जानते हैं कि अब हमारी जो सभ्यता है वो लगभग हर कॉन्टिनेंट पे पाई जाती है, हर कॉन्टिनेंट का आदमी हर कॉन्टिनेंट पे रहने पहुंच जाता है, लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं तो सभ्यताएं बहुत विकसित हो गई हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अनटच्ड बाय इट, क्योंकि सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन तो है, उसने अब दुनिया का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको टच नहीं किया हो, मतलब सभ्यता सिविलाइजेशन जहां पर पहुंची नहीं। And owing to the power of destruction with which science has armed it, it is exceedingly unlikely that such savage or uncivilized people as are left in the world would prevail against it। यहाँ पर CEM रोध कहते हैं कि हमारे पास जो साइंस की पावर है, जो साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन किए हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अब कोई सेवेज पीपल होगा भी, यानी असभ्य जो सभ्यता है, असभ्य लोग अगर होंगे भी, कहीं पे कोई ग्रुप होगा तो वो हमारी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास साइंस है। ठीक है, thus the world has now for the first time a chance of becoming a single whole। यहाँ पे कहते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक अनोखा चांस है जिसमें हम पूरी दुनिया को एक कर सकते हैं, a unity so far as buying and selling and the exchange of goods are
कंसर्न, इट इज अ यूनिटी ऑलरेडी। और मैं ऐसा कहूं कि ये यूनिटी ऑलरेडी ही बन गई है। क्यों? क्योंकि हम बाइंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, चीजों की एक्सचेंज करते हैं, गुड्स का। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो सभ्यता है वो तो वैसे भी यूनाइटेड हो गई है, सब लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ सिंगल प्लेस। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया एक इकलौती जगह बनी जा रही है, मतलब सब मिलकर एक बने जा रहे हैं। इंस्टीड ऑफ अ लॉट ऑफ सेपरेट प्लेसेस शट ऑफ फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना। उसकी बजाय, जबकि पहले जो सभ्यताएं थी वो एक दूसरी सभ्यता से अलग होती थी और सेपरेट एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती, खत्म कर देती थी। लेकिन अब क्या है, अब पूरी सभ्यता एक हो चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, वन माइट से, हम कह सकते हैं, 4 centuries the nations of mankind lived in a number of separate boxes। देखिए यहां पर उन्होंने जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, उनको सेपरेट बॉक्सेस की संज्ञा दी है। कहा है कि बहुत सदियों से, पिछली कई सदियों से हमारी जो सिविलाइजेशन है एक बॉक्स के तरीके से रही है। हमारी एक अलग बॉक्स में किसी और की, किसी अलग बॉक्स में किसी और की, किसी अलग बॉक्स में, तो सभी सभ्यताएं अलग अलग बॉक्स के तरीके से रही हैं, ठीक है ना। होल्डिंग नो कम्युनिकेशन, जिनके बीच में कभी कोई वार्तालाप नहीं हुआ, ठीक है ना, एक्सेप्ट व्हेन द पीपल इन वन बॉक्स इन्वेडेड दोज इन द नेक्स्ट एंड सम ऑफ द बॉक्सेस वर नेवर ओपन एट ऑल। तो कहते हैं कि इनके बीच में कभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब एक बॉक्स ने दूसरे बॉक्स को इन्वेड किया हो, मतलब उस पर आधिपत्य जमाया हो, उस पर अटैक किया हो, सिर्फ उस समय के अलावा कभी भी इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो ताकतवर बढ़ गया, उसने दूसरे वाले बॉक्स को फाड़ दिया, खत्म कर दिया उसको, ठीक है, बस यही कम्युनिकेशन रहा था। अदरवाइज कुछ बॉक्सेस तो ऐसे भी थे जो कभी खुले ही नहीं, मतलब उनमें कभी विकास ही नहीं हुआ। तो ये पहले की सभ्यता थी जो बॉक्स के तरीके से थी। Those in the nest and some of the boxes were never open at all. Today there is a constant coming and going between the boxes। लेकिन आज अगर हम ये भी कहते हैं कि चलो मान लिया हमारी सभ्यता ये है, ठीक है ना, किसी दूसरे की सभ्यता ये है, तब भी यहाँ का सामान, ठीक है ना, कुछ सामान यहाँ आ रहा है और यहाँ का सामान एक्सपोर्ट होकर उधर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से कि आज जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज्यादा चल रही है और बॉक्स एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गोइंग बिटवीन द बॉक्सेस सो मच सो दैट द साइड्स ऑफ द बॉक्सेस आर ब्रेकिंग डाउन एंड द वर्ल्ड इज बीइंग टू लुक मोर लाइक वन एनॉर्मस बॉक्स। और ऐसा लगता है कि अब जो पूरा डिफरेंट बॉक्स जो थे वो एक ही बॉक्स बन गए हैं, ठीक है ना। चलिए, देयर इज नो डेंजर ऑफ एनी अननोन पीपल ब्रेकिंग इन अपॉन अवर सिविलाइजेशन। अब किसी दूसरे अननोन पर्सन का डर नहीं है जो हमारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है ना, विनाश कर सकता है। फ्रॉम आउटसाइड एंड डिस्ट्रॉइंग इट, द डेंजर कम्स रेदर फ्रॉम विद इन। खतरा तो हमारे पास खुद ही है। इट इज अ डेंजर फ्रॉम अमॉन्ग अवर सेल्फ, हमारे अंदर ही है, हमारे पास है, हमारे घर में है। खतरा तो हमारे पास ही है, कहीं दूसरी जगह पे नहीं है। दिस ब्रिंग मी टू अवर डिफेक्ट्स, और यही हमारी सभ्यता का क्या है, डिफेक्ट, यानी खराबी। अब वो खराबी पर बताएंगे। मैंने कहा था ना, उन्होंने मेरिट और डीमेरिट, अच्छाई भलाई बुराई, इन सारी चीजों पर रोशनी डाली है। ये भी बताया है कि हम इनसे बचें कैसे, ठीक है ना। चलिए, तो वो कहते हैं कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मेन आर इक्वल बिफोर द लॉ। अगर हम प्रजातांत्रिक देशों की बात करें, जैसे कि इंडिया की ही बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो जो आदमी है यानी जो मनुष्य है वो कानून की दृष्टि में तो समान है। एंड हैव अ वॉइस इन डिसाइडिंग हाउ एंड बाय हुम दे शैल बी गवर्न। और ये भी समान है कि वे किसके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, उनका मालिक कौन है, सरकार कौन है। बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी, लेकिन बात जब धन की स्प्रेडिंग की हो, धन के बंटवारे की हो, धन का बंटवारा मतलब नेशनल इनकम की शेयरिंग की, किसको कितना पैसा मिलेगा इसकी हो, विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड, यानी कि खाने का बंटवारा, एंड क्लोथिंग एंड हाउसेज एंड बुक्स एंड सो ऑन, यानी जितनी भी चीजें हैं देश में जो पाई जाती हैं, अगर उनके
एक दूसरे को देने की बात आ जाए तो क्या है, वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में मनुष्य की कीमत बराबर है, बट अगर एक्सटर्नल देखी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर काम नहीं करते। तो ये क्या है, इज स्टिल वेरी अनफेयर। While some few people live in luxury, देखा जाए तो कुछ लोग तो एकदम लग्जरी रूम में रहते हैं, आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। एंड कहां पर थे हम, चलिए, while some people live in luxury, many have not even enough to eat, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। एंड ड्रिंक एंड वियर, यानी कि खाने पीने के भी लाले हैं, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। इवन इन द फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज थाउजेंड ऑफ पीपल लिव इन ड्रीडफुल सराउंडिंग्स। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत ही ड्रीडफुल सराउंडिंग, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में जी रहे हैं, ठीक है ना, भयावह कंडीशन में जी रहे हैं। देयर आर मेनी फैमिलीज ऑफ 5 और 6 पर्सन, 5 और 6 लोगों के कई सारे परिवार दुनिया में देखने के लिए मिलेंगे। करोड़ों अरबों खरबों परिवार आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके पास सिर्फ एक ही कमरा होता है, ठीक है ना, सिंगल रूम होता है, और वे लोग सभी इसी में सोते हैं, ठीक है ना, इसी में कपड़े पहनते हैं, इसी में नहाते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में खाना बनाते हैं। इन द सेम रूम दे आर बोर्न, इसी में पैदा हुए होते हैं, और इन द सेम रूम दे डाई, और उसी में वो मर जाते हैं। मतलब जिंदगी उनकी एक ही कमरे में सिमट के रह जाती है। तो सीएम ग्रोथ कहते हैं कि वैसे तो लॉ के सामने तो हर चीज बराबर है, बट अगर बात नेशनल इनकम की शेयरिंग किया जाए, पैसे के बंटवारे किया जाए, ठीक है ना, जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने किया जाए, तो अनइक्वलिटी आपको देखने के लिए मिलती है, पार्शियलिटी आपको देखने के लिए मिलती है, वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। और कहते हैं कि ये जो एक कमरा है जिसमें जिंदगी इनकी खत्म हो जाती है, दे लिव लाइक दिस, वे इसी तरीके से जीते हैं, इसलिए नहीं कि उनको मजा आ रहा है, ठीक है ना, बिकॉज दे आर टू पुअर, क्योंकि वे बहुत गरीब होते हैं। दे कांट अफोर्ड अनदर रूम, वे दूसरा रूम ले ही नहीं सकते, दूसरा रूम बना ही नहीं सकते, ठीक है। ये क्या है, ये डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन की। तो इट इज आई थिंक clear that until everyone gets his proper share of necessary and delightful things, our civilization will be far from perfect. अगर क्वेश्चन ये जाए कि हाउ अ सिविलाइजेशन कैन बी परफेक्ट सिविलाइजेशन, तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है कि आई थिंक क्लियर दैट अंटिल एवरीवन, यहां से नोट कर लीजिएगा, अंटिल एवरीवन गेट्स हिज प्रॉपर शेयर ऑफ नेसेसरी एंड डिलाइटफुल थिंग्स, जब तक हर व्यक्ति को खाने पीने की, आनंद की जो भी चीजें हैं जो पाई जाती हैं जिससे एक व्यक्ति खुश रह सकता है, वो बराबर बराबर नहीं शेयर की जाएंगी, तब तक हमारा जो सिविलाइजेशन है वो परफेक्ट सिविलाइजेशन नहीं बन सकता है। सिविलाइज तो रहेंगे, ठीक है ना, बट बाहर से सिविलाइज दिखेंगे और अंदर से अनसिविलाइज। आगे लिखा है स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम वॉर, और इससे भी बड़ा खतरा किससे आता है, जो युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं उनसे। Although so far as the buying and selling and exchanging of goods are concerned, the world could and should be a single whole. Across its surface there still run the frontiers of the different states. Frontiers का मतलब जो बॉर्डर्स हैं उनकी बात हो रही है। उन्होंने ऊपर बता दिया है कि अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है गुड्स की, सामान की कंसम किया गया है, लोग एक दूसरे के साथ में आयात निर्यात कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया एक हो गई है। बट स्टिल हमारे जो देश हैं उनकी एक बाउंड्री लाइन खिंची हुई है, क्या है, फ्रंटियर खिंचा हुआ है, हर स्टेट का, हर कंट्री का, हर चीज का एक बॉर्डर बना दिया गया है। मेनी ऑफ दीज वर फिक्स्ड इन द डिस्टेंट पास्ट, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत पुराने अतीत में ही निर्धारित कर दिए थे कि ऐसा यहाँ पे एक बॉर्डर रहेगा। सम इवन ऑफ द मोस्ट रिसेंट गो बैक टू कपल ऑफ 100 ईयर्स, और कुछ अभी अभी बने 100-150 साल पहले। Go back, that is to say, to a period before the train and the motor car, मतलब ट्रेन और मोटर कार का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले ही आप देख लीजिए, तभी से बनना स्टार्ट हुआ सारा सिस्टम, कि ये बॉर्डर यहाँ का है, ये बॉर्डर यहाँ का है, ठीक है ना। द स्टीम शिप और एरोप्लेन वर इन्वेंटेड, ये सारी चीजें इन्वेंट की गई थी, तभी से ये सिस्टम बन गया है कि ये इसका फ्रंटियर है, ये इसका बॉर्डर है, ये है। Yet these invention by making the world so small, लेकिन फिर भी इन इन्वेंशन से हम देखें तो भले ही हमारे पास फ्रंटियर्स हैं, बाउंड्री है, ठीक है ना,
और देश की सरहद है, लेकिन फिर भी ये जो इन्वेंशन हुए रेलगाड़ी, एरोप्लेन, व्हीकल, मोटर कार, इन सभी से दूरियां बहुत कम हो गई हैं, संसार बहुत छोटा हो गया है। I today in England am nearer in traveling time to somebody in India। अगर मैं वो कह रहे हैं, सीएम जोध कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड में हूं और मैं किसी व्यक्ति से इंडिया में जाकर मिल सकता हूं, सिर्फ इतनी ही दूरी मुझे समझ में आती है इंडिया और इंग्लैंड की, जितना के ग्रेट ग्रैंडफादर वाज टू समबडी इन स्कॉटलैंड, जितना कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, दादा परदादा थे, वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाने में जो समय लगाते थे, उतना समय हम इंग्लैंड से इंडिया जाने में लगाते हैं। इतना फर्क आ गया है, दुनिया इतनी सिमट गई है इन इन्वेंशन की वजह से, ठीक है ना। हैव मेड नॉनसेंस ऑफ दीज नेशनल फ्रंटियर्स बाय विच इट इज स्टिल डिवाइडेड। लेकिन फिर भी ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बेहुदापना है कि जो नेशनल फ्रंटियर है, यानी कि जो दीवार खड़ी हो गई है, सरहदें खड़ी हो गई हैं कि ये फलाना देश है, ये दिखाना देश है, यहाँ से इसकी सीमा है, यहाँ से इसकी बाउंड्री लाइन है, ये जो चीजें हैं जो चीजों को अलग करती हैं, ये एक नॉनसेंस है। इससे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी बटे हुए हैं। These divisions, the political divisions, ये डिविजन्स जो है कैसी हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, which run between mankind would not matter greatly। ये पॉलिटिकल डिवीजन है, खिंची हुई हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो ज्यादा मैटर नहीं करती है। इफ इट वर नॉट फॉर द फैक्ट ऑफ वार, अगर इनसे युद्ध जैसे हालात न बने तो, मतलब बाउंड्री वाले कोई बात नहीं है, अलग अलग टेरिटरी है कोई बात नहीं है, बट इनसे फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक बैटल, युद्ध के हालात न बन जाए, ठीक है ना। अगर युद्ध नहीं होता तो कोई बात नहीं है, वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है। इफ इट वर नॉट फॉर द फैक्ट ऑफ वार ट्वाइस ऑलरेडी इन माई लाइफ टाइम फ्रॉम 1914 टू 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर गए वो, ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर गए। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन टॉर्न बाय वॉर, मतलब वो बता रहे हैं कि 1914 से 1918 के बीच में और 1939 से 1945 के बीच में पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस चुकी है। तो ये जो फ्रंटियर है, ये जो टेरिटरी है, ये जो बाउंड्री लाइन है, इनका कोई मैटर नहीं करता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सही है अगर इनसे युद्ध से हालात पैदा ना हो जाए, ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि मोर ओवर इन द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट डे, आज की वर्तमान हालत अगर देखें तो एनी वॉर दैट स्टार्ट एनीवेयर, अगर कोई युद्ध कहीं पर भी स्टार्ट हो जाए, इज नो मोर एंड मोर लाइकली टू स्प्रेड एनीवेयर, इज मोर एंड मोर लाइकली टू स्प्रेड एवरीवेयर। कहीं पर भी स्टार्ट हो जाए, इंडिया का किसी दूसरे देश से हो जाए तो समझ लो वर्ल्ड वॉर होने वाला ही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, जैसे G20 है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो संगठन है उसके कारण आज कहीं पर भी युद्ध हो जाए तो वो कहीं पर भी फैल सकता है, कहीं पर भी फैल सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है। अ सिंगल मैच विल सेट अ हेरिक एल्विस, कहने का मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी माचिस की तीली, मतलब एक छोटी सी चिंगारी पूरे घास के ढेर को जला देती है। उसी तरीके से एक छोटे से युद्ध से, छोटे से देश के साथ में युद्ध करने से पूरा संसार झुलस सकता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन बहुत छोटा सा कंट्री है ना, रशिया इतना विशाल पावरफुल कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी उसने उस पर कब्जा नहीं कर पाया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के हालात बन चुके थे। तो एंड विद ऑल दिस वॉर मटेरियल लाइंग अबाउट द वर्ल्ड इज अगेन लाइक अ हेट्रिक। अब हमारे पास इतने युद्ध के जो सुविधाजनक सामान है, वेपन्स हैं, इसके कारण हमारा समाज सिविलाइज हो गया है। लेकिन अब ये कैसा है, हे स्टिक के तरीके से हो गया, भूसे के ढेर के तरीके से। इसमें छोटी सी चिंगारी जलाएंगे और ये पूरा नष्ट हो जाएगा। ओके, एंड वेटिंग फॉर द मैच, माचिस की तीली का इंतजार है, बस जलने के लिए तैयार हो जाएगा। एज समबडी हैज जोकिंगली रिमार्क, किसी ने हंसते हुए कहा है, मजाक करते हुए कहा है क्या, कि इन द नेक्स्ट वॉर, जब अगला युद्ध होगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा, मैन विल फाइट विद एटम बॉम्ब्स, आदमी जो होगा वो परमाणु हथियार से लड़ेगा। एंड इन द वार आफ्टर, और युद्ध के बाद में विद बोज एंड आर्म्स, युद्ध के बाद में क्या होगा, धनुष बाण से लड़ेगा। इस बात का मतलब समझ में आता है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विनाश ही विनाश हो जाएगा। जितनी हमने तरक्की की है
वो तरक्की हमारी एक झटके में खत्म हो जाएगी। हम फिर दोबारा उसी एज में चले जाएंगे जिस एज से हम निकल कर आए हैं। हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब फिर कभी लड़ाई झगड़े होंगे तो डंडे से होंगे, बांस से होंगे, या फिर वही लकड़ी के धनुष बाण हम बनाएंगे। हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ठीक है, इस बात में बहुत कुछ छिपा हुआ है। Yet another great defect of our civilization, ये सभी डिफेक्ट चल रहे हैं, याद रखिए। ये अभी जो बता रहे हैं ये डर वाले सभी डिफेक्ट है। Yet another defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge। हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का एक और जो डिफेक्ट है वो ये कि इसके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, बट इसे पता नहीं कि इस ज्ञान का करना क्या है, इस ज्ञान से होना क्या चाहिए। साइंस हैज गिवन अस पावर, विज्ञान ने हमें शक्तियां दी हैं, फिट फॉर द गॉड, भगवान बनने के लायक, यानी कि जितनी शक्तियां गॉड के पास है शायद उतनी शक्तियां हमारे पास आ गई हैं। येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी हम इन शक्तियों का उपयोग बच्चों के तरीके से करते हैं, खेलने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट नो हाउ टू मैनेज और मशीन। वो कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि जो मशीन हमारे पास है, जो इन्वेंट की गई है, इनका उपयोग हमें कैसे करना है। मशीन्स वर मेड टू मैन सर्वेंट, मशीन आदमी का नौकर के रूप में बनाई गई थी। Yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his master। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो मशीनें हैं ये खुद उसकी मालिक बन गई है। अब मालिक क्यों बन गई है? क्योंकि इनको मशीनों की सेवा करनी पड़ती है। कैसे सेवा करनी पड़ती है? ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन, यानी कि ज्यादातर जो जिंदगी है लोगों ने मशीनों पर आश्रित कर दी है। एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, मशीन जो है कैसी है? स्टर्न मास्टर है। वे तभी सब कुछ करती है जब उनके हिसाब से सब कुछ होता है, अगर उनके हिसाब से नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, दे मस्ट बी फेड, उनको खाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कोयला, पेट्रोल, जो भी चीजें वो यूज करती हैं, ऑयल। ठीक है ना, वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट द राइट टेम्परेचर, मशीनें अपने हिसाब से काम करती हैं, उनको खाने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल और एक सही टेम्परेचर की आवश्यकता है। उनका रखरखाव आदमी को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, जैसे किसी मालिक की सेवा की जाती है उस तरीके से। एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील्स, अगर उन्हें उनका खाना नहीं मिलता, दे एक्सपेक्ट देम, जिसकी उनको उम्मीद है, दे ग्रो शल्की एंड रिफ्यूज टू वर्क, तो वो क्या करती हैं? काम करने से मना कर देती हैं। और वर्स्ट विद रेज, और गुस्से से लाल हो जाती हैं। एंड ब्लो अप, और फट जाती हैं। एंड स्प्रीड रूइंस, और क्या करती हैं? बर्बादी फैला देती हैं, डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, चारों तरफ बर्बाद कर देती हैं सब कुछ। तो वी हैव टू वेट अपॉन देम, इसलिए हमें उन पर वेट करना पड़ता है, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, वेरी अटेंटिवली, एंड डू ऑल दैट वी कैन टू कीप देम इन अ गुड टेम्पर, और हमें उनकी इतनी सेवा करनी पड़ती है जिससे उनका टेम्परेचर खराब ना हो जाए, उन्हें गुस्सा ना आ जाए। ठीक है ना, गुस्सा ना आ जाए। इसलिए तो क्या है, वो हमारी मालिक बन चुकी है। ऑलरेडी वी फाइंड इट डिफिकल्ट एदर टू वर्क और प्ले, हमें ये भी डिफिकल्टी है कि चाहे हमें खेलना हो, चाहे हमें काम करना हो, हम मशीनों के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं। टाइम में कम व्हेन दे विल रूल एज ऑल टुगेदर जस्ट एज वी रूल द एनिमल्स, यहाँ पर वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया है, एक समय ऐसा भी आएगा जब वे हम पर उसी तरीके से रूल करेंगे जिस तरीके से हम जानवरों पर रूल करते हैं। ठीक है ना, चलिए, जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है, कभी कभी ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीइंग सिविलाइज्ड मीन्स मेकिंग एंड लाइकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, यहां पर बता रहे हैं मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये जो पैसेज है इसमें बता रहे हैं मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एंड पर्पज ऑफ सिविलाइजेशन, और द वे टू इंप्रूव सिविलाइजेशन एंड टू बी कंटिन्यूड, कि किस तरीके से हमें कंटिन्यू बना सकते हैं, ये सारे तरीके यहां बता रहे हैं। तो बीइंग सिविलाइज्ड मीन्स मेकिंग एंड लाइकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, सिविलाइज्ड का मतलब है अच्छी चीजों को बनाना, अच्छी चीजों को पसंद करना, अच्छा सोचना, फ्रीली एंड लिविंग राइटली, और अच्छे तरीके से रहना, एंड मेंटेनिंग जस्टिस इक्वली बिटवीन मैन एंड मैन, और लोगों के बीच में बराबर का न्याय करना, अच्छी बातें करना, अच्छे तरीके से रहना। मैन हैज अ बेटर चांस, मनुष्य के पास एक बहुत सुनहरा चांस है आज, टू डू दीज थिंग्स देन ही एवर हैड बिफोर,
इन सारी चीजों को करने के लिए जो वो पहले शायद नहीं कर पाता था। ठीक है ना, ये जो चीज अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब की, इन सारी चीजों को करने का उसके पास आंसर शायद उसने पहले कभी नहीं कर पाई हो। ही हैज मोर टाइम, बहुत टाइम है, बहुत एनर्जी है। लेस टू फियर, डर भी नहीं है किसी चीज का। एंड लेस टू फाइट अगेंस्ट एक्सपेक्ट फॉर द डेंजर, और उन खतरों से लड़ने की जरूरत भी नहीं है। ही हैज हिमसेल्फ क्रिएटेड, जिन खतरों को उसने स्वयं क्रिएट किया है। इफ ही विल गिव दिस टाइम एंड एनर्जी विच हिज मशीन्स हैव, अगर वो इन ये जो यानी इफ ही विल गिव दिस टाइम एनर्जी, अगर ये जो एनर्जी और जो टाइम है उसको वो देता है किस चीज के लिए, want for him to making more beautiful things, अच्छी चीजें बनाने के लिए, ठीक है ना, अच्छी चीजें बनाने के लिए, टू फाइंडिंग आउट मोर एंड मोर अबाउट द यूनिवर्स, टू रिमूविंग द कॉज ऑफ क्वेरल्स बिटवीन नेशन, टू डिस्कवरिंग हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, then I think our civilization would undoubtedly be the greatest, as it would be the most lasting that war has ever been। यहाँ पर जो CEM जो वो कह रहे हैं कि अगर इन मशीनों से, इन्वेंशन से हमें जो पावर मिली है, इसका उपयोग अगर हम उस काम को करने में करते हैं जिससे क्या हो कि हम लोगों का भला कर पाए, अच्छी चीजें बना पाए, ठीक है ना, फाइंडिंग आउट मोर एंड मोर अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में अच्छी अच्छी चीजों की खोज करें, रिमूविंग द कॉज ऑफ क्वेरल्स, लड़ाई झगड़ों के जो कारण है उनको खत्म कर दें, जो देश विदेशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े और उनको खत्म कर दें, एंड टू डिस्कवरिंग हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, और गरीबी को खत्म करने का तरीका ढूंढें, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा जो सिविलाइजेशन है वो एक परफेक्ट एंड मोस्ट परफेक्ट सिविलाइजेशन बनकर उभर जाएगा और जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए एवर लास्टिंग कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, यहां पर उन्होंने तरीका बताया कि कैसे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। चलिए, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस एस्से में उन्होंने क्या कहा है। ये एस्से किस चीज के बारे में, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो दिस लेसन डील्स विद द ग्रेट वर्च्यू ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। आज का हमारा जो लेसन है वो प्रेजेंट डे की जो सिविलाइजेशन है, आज की जो सभ्यता है, उसके जो वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, उनको डिस्क्राइब करता है। अलोंग विद द मेरिट्स, उनकी अच्छाइयां, द राइटर पॉइंट आउट द डीमेरिट, अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी पॉइंट आउट किया गया है। विच आर टू बी ओवरकम, जिनको हमें खत्म करना है। फॉर सिक्योरिंग इट अ पेरेनियर एग्जिस्टेंस, यानी कि जो बुराइयां हैं इनको खत्म करना है, जिससे हमारा जो समाज है एक बेहतर समाज बन पाए, एक सभ्य समाज बन पाए। ठीक है ना, तो सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है RR अकेडमी फिरोजाबाद, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास आपको मिल जाए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।